नमस्कार बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सिविक्स पोल साइंस के सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ये आपके एनटीएससी और बोर्ड एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी है। सो हम यूं कह सकते हैं कि ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, यानी इनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे इस चैप्टर में से। जहाँ तक डिटेल सिलेबस की बात है तो हम ऑलरेडी आपके टर्म 1 के सभी चैप्टर्स को डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के एमसीक्यूज भी आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10 सोशल साइंस का जीनियस बैच मिलेगा, जहाँ पर आपको सभी वीडियो, सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप उन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो। पहले आप उन वीडियोज़ को देखिए, डिटेल में कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि इस बार भी कंसेप्ट की रहेगा। अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया, इट मीन्स आप सभी एमसीक्यूज को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में है क्या फेडरलिज्म में, थोड़ा सा हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ये जो चैप्टर है इसमें फेडरलिज्म की बात की गई। फेडरलिज्म क्या है? कुछ नया नहीं है। फेडरलिज्म इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच वी हैव द टू और मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यानी एक टाइप की गवर्नमेंट ही होती है, लेकिन उसमें जो गवर्नमेंट के लेवल होते हैं वो टू हो सकते हैं या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे इंडिया में वी हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है। ओके, तो ये क्या फेडरलिज्म है, इसे ही हम फेडरलिज्म बोलते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो यही होता है कि इसमें टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। इसके अलावा अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें पावर्स है वो स्पेसिफाई होती है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, यानी वो अलग अलग बंटी होती है। एंड ऑल द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट दे हैव देयर सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम। उनके इनकम के सोर्सेज होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। क्लियर? और जो फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको केवल एक टाइप की गवर्नमेंट है, एक जो लेवल है वो उसको चेंज नहीं कर सकता। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं फेडरलिज्म के। उसके बाद बात की जाए कि फेडरलिज्म की जहां पर फेडरलिज्म नहीं होता तो वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो ये तो हो गया संघवाद हिंदी में कहीं, और दूसरा होता है एकात्मक शासन, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो फेडरलिज्म होता है वो जनरली जो लार्जर कंट्रीज होते हैं, बड़ी साइज पॉपुलेशन वाली कंट्रीज होती है, उसमें होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। जैसे बेल्जियम है, एक स्मॉल कंट्री, हरियाणा के जितना उसका साइज है, लेकिन वहाँ पे भी फेडरलिज्म है। ओके, और जैसे चाइना है, चाइना इज ए लार्ज कंट्री। एरिया वाइज बात करें तो इंडिया से बड़ी है, पॉपुलेशन वाइज भी बड़ी है, लेकिन वहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन मोस्टली जो बड़ी कंट्रीज होती है वहाँ पर फेडरलिज्म होता है, और स्मॉल कंट्रीज होती है वहाँ पे होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? इन दीज टाइप ऑफ कंट्रीज वी हैव जस्ट वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। वहाँ पे एक ही लेवल होता है गवर्नमेंट का। या तो स्टेट गवर्नमेंट होती नहीं, अगर होती है तो वो जस्ट दी वर्क एज ए सबऑर्डिनेट के तौर पे काम करते हैं, यानी कि उनका ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। ठीक, वो होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, वहाँ पे क्या है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, कहाँ होती है? स्मॉल कंट्रीज में होती है, और वहाँ पर केवल एक ही लेवल होता है गवर्नमेंट का। क्लियर? अब उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म की, देर आर द टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। दो टाइप का फेडरलिज्म होता है। फर्स्ट वन इज द कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड सेकंड वन इज द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है? कि जो कमिंग टुगेदर होता है इसमें जो इंडिपेंडेंट नेशंस होते हैं, इंडिपेंडेंट कंट्रीज होते हैं, वो एक साथ आते हैं। मान लीजिए कि ये इंडिपेंडेंट नेशन है, 4 नेशन, उन्होंने एक साथ मिलकर के एक यूनियन बना ली। ठीक, तो ये हो गया आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे यूएसए हो गया, लाइक दैट बी स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। इंडिपेंडेंट नेशन थे, पास में आकर के एक बड़ा देश बना लिया। ठीक, सेकंड होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्ड करना साथ, इंडिया उसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि एक लार्जर जो यूनिट होती है वो अपने आप को स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे इंडिया ने क्या अपने आप को राज्यों में डिवाइड कर लिया ना हमने। वी आर हैविंग द 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज एट प्रेजेंट की बात करें तो हमने डिवाइड किया, हम थे एक ही नेशन, तो उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया की बात करें हम, पाकिस्तान, देन बेल्जियम, ओके, स्पेन, हम कौन से में आएंगे? हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में आएंगे। उसके बाद इस चैप्टर में बात की गई कि पावर कैसे डिवाइड की गई। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो पावर डिवाइड की गई वो डिवाइड की गई 3+1, 4 लिस्ट में 3+1 बोलेंगे। यूनियन लिस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के ऊपर कानून बना सकती है। सेकंड वन इज द स्टेट लिस्ट, ओनली द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। थर्ड है कंकरेंट लिस्ट, बोथ द गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज। एंड फोर्थ वन है रेजिड्यूरी लिस्ट। रेजिड्यूरी जो लिस्ट है उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। इनकी हम आगे आगे क्वेश्चंस के साथ साथ बात करते रहेंगे। ठीक,
उसके बाद बात की गई कि इंडिया में प्रैक्टिकली कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन जो फेडरलिज्म है उसने वर्क किया। लैंग्वेज पॉलिसी की बात की गई इस चैप्टर में, तो वो भी हम इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू समझने वाले हैं। और उसके बाद बात की गई सेंट्रल स्टेट रिलेशन कैसे रहे, और लास्ट में पंचायती राज लोकल गवर्नमेंट की बात की गई। तो आसान सा चैप्टर है, कंसेप्ट समझ दिया तो आप 45 में से 45 जो मैं क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ वो आप सोल्व करोगे 100%। इस चैप्टर में से कुछ भी आपका नहीं छूटने वाला। ओके, और एक और चीज़ आपके लिए रहेगी कि जब मैं क्वेश्चंस आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ तो हम क्वेश्चंस को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एमसीक्यूज है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा क्वेश्चंस को समझना। आंसर्स आपको अपने आप मिल जाएगा, ठीक। तो हम क्वेश्चंस को समझेंगे और उसके बाद मैं आपको ऑप्शंस दूंगा। इन बिटवीन आपको सोचना आपका आंसर क्या है। उसके बाद जो भी आपका स्कोर है मेरे साथ शेयर करना, अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। इसमें से क्या है जो फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। ओके, नोट पूछा है, ठीक। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये तो होता है। ओके, सेकेंड है ईच लेवल हैज इट्स ओन पावर, ईच लेवल हैज इट्स ओन पावर, तो ये भी करेक्ट है, ऐसा भी होता है फेडरलिज्म में, होता है ना। उसके बाद थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हर लेवल की गवर्नमेंट है उसकी अपनी एक पावर होती है, और वो पावर की गारंटी कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है यूनिलेटरल चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय एनी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी लेवल है जो गवर्नमेंट का इनमें से वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, ऐसा नहीं है। तो ये फेडरलिज्म का मेन फीचर नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। जैसे कि हमने पहले किया ना फेडरलिज्म के मेन फीचर्स में, कि जो मेन प्रोविजन होते हैं फेडरलिज्म से रिलेटेड उसको केवल एक लेवल गवर्नमेंट का वो चेंज नहीं कर सकता। ओके, उसको मिलकर के चेंज किया जा सकता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, हाउ मेनी लैंग्वेज हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ शेड्यूल लैंग्वेज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो 8th लिस्ट है उसमें कितनी लैंग्वेज है जिनको शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। अब ये शेड्यूल लैंग्वेज क्या है कि जैसे श्रीलंका की कहानी आपने फर्स्ट चैप्टर में की थी, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वहाँ पर सिंगला लैंग्वेज होती है उसको नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है। इंडिया के साथ ऐसा कोई केस नहीं है, हमारे यहाँ पे शेड्यूल लैंग्वेज है, और शेड्यूल लैंग्वेज है मतलब वो सभी लैंग्वेज इक्वल है, यानी कि उन लैंग्वेज में कोई भी स्टूडेंट एग्जाम देना चाहे तो एग्जाम दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है। तो वो कितनी लैंग्वेज है जो शेड्यूल लिस्ट में शामिल की गई, यानी कि जिनको इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 20, सेकंड ऑप्शन है 21, थर्ड ऑप्शन है 22, फोर्थ ऑप्शन है हमारा डी 23। करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, 22 लैंग्वेज है वो शेड्यूल लैंग्वेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ओके, उसमें आप अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है किसी भी एक लैंग्वेज में देख सकते हो, किसी भी एक लैंग्वेज में आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो इंडिया में, उसमें गवर्नमेंट आपको असिस्ट करेगी। ओके, सारी जो फैसिलिटी जो प्रोवाइड करवाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाता है, 22 लैंग्वेज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया गया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स थ्रू विच फेडरल हैव बीन फॉर्म्ड। 2 टाइप के मेथड होते हैं जिनकी अभी हमने बात की थी, जिससे फेडरल जो फेडरलिज्म या फिर फेडरल कंट्री है वो बनती है। ओके, ये कौन से मेथड है हमें पहचानने हैं। फर्स्ट यहाँ पे दिया गया, द फर्स्ट मेथड इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट नेशंस दैट कम टुगेदर टू फॉर्म ए लार्जर यूनिट। कि फर्स्ट मेथड है कि इसमें इंडिपेंडेंट नेशन होते हैं वो साथ में आकर के एक बड़ी यूनिट बना लेते हैं, जैसे कि यूएसए है, ओके, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है। तो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्वतंत्र आज़ाद राष्ट्र थे और पास आकर के एक बड़ा देश बना लिया, ठीक। उसके बाद सेकंड है, द सेकंड मेथड इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। कि दूसरा मेथड ये होता है कि जब एक बड़ा देश है वो अपनी पावर को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइड करता है, जैसे कि इंडिया ने किया, पाकिस्तान, बेल्जियम, ओके, स्पेन, वो इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही मेथड होते हैं। ये फर्स्ट वाले को बोलते हैं कमिंग टुगेदर और सेकंड वाले को बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर, दोनों ही करेक्ट है। उसके बाद सी ऑप्शन देखिए, बोथ ऑफ द अबव, तो हमारा सी ही करेक्ट हो जाएगा, डी देखने की जरूरत नहीं। बोथ ऑफ द अबव आर द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इनसे फेडरल कंट्री बनती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ वन हमारा क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल इन इंडिया, हमारे देश में कितनी % लोग हैं हैव हिंदी एज देयर मदर टंग, जिनकी
हिंदी मातृभाषा है, मदर टंग है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है 35%, सेकंड है 40%, थर्ड है 45% एंड डी इज़ द 50%। करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा 40%। हमें एनसीईआरटी के साथ चलना है। अगर आप गूगल बाबा से पूछोगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बताएंगे। ओके, लेकिन हमें एनसीईआरटी से चिपके रहना है। क्लियर? तो इसमें बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 40%। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, इनकरेक्ट। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, कई बार हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है हमें बताना है, रॉन्ग है। फर्स्ट है फेडरलिज्म यूजुअली हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। दैट्स करेक्ट, ट्रू है ना, कि जनरली 2 लेवल होते हैं, कई बार 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेवल गवर्नमेंट के, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो होंगे ही होंगे, कई बार लोकल गवर्नमेंट भी हो जाती है। तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड है बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दोनों जो लेवल होंगे उनकी अपनी अपनी पावर्स होगी। दैट्स ऑल्सो ट्रू। फेडरलिज्म ऐसे ही होता है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी अपनी पावर होती है। उसके बाद थर्ड है इन ए फेडरल सिस्टम अ स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन पावर। और फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट की अपनी भी कुछ पावर्स होती है। दैट्स ऑल्सो ट्रू, ये भी सही है। फोर्थ है इन ए फेडरल सिस्टम द स्टेट गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो हमारा करेक्ट आंसर डी रह जाएगा, यानी कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फेडरलिज्म के बारे में। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दिया गया उसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सिक्स्थ वन, व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फेडरल सिस्टम। जो फेडरल सिस्टम होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी फेडरलिज्म को क्यों अडॉप्ट करते हैं काफ़ी सारी कंट्रीज के साथ जाते हैं, तो क्यों जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया टू प्रिजर्व एंड प्रोमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी किसी भी देश की यूनिटी है उसको प्रमोट करना, उसको प्रिजर्व करना, एकता को बनाए रखना। ओके, एकता को बनाए रखने की जरूरी है कि अलग अलग स्टेट्स को पावर दे दी जाती है ताकि वो अपने अकॉर्डिंग अपना डेवलपमेंट कर पाएं। जैसे बेल्जियम की कहानी से आपने सीखा होगा कि वहाँ पर इसलिए पावर दे दी गई ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर पाए और किसी को ये फील ना हो कि हम तो पीछे रह गए। ठीक, उसके लिए किया जाता है। सेकंड, अकोमोडेटिंग द रीजनल डाइवर्सिटी है, उसको अकोमोडेट करने के लिए। रीजनल डाइवर्सिटी जैसे बेल्जियम का एग्जांपल या इंडिया के एग्जांपल दें, वी आर हैविंग द लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बने, तो उनकी रीजनल जो डाइवर्सिटी है वो भी अकोमोडेट हो जाती है स्टेट के बेस पे। वो अपना डेवलपमेंट खुद कर पाते हैं, अपनी कल्चर के अकॉर्डिंग वो रह पाते हैं, एडजस्ट कर पाते हैं। तो ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इसलिए उनको अपनी पावर दे दी जाती है। ठीक, सी दिया गया शेयरिंग ऑफ पावर्स अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज। इसके लिए फेडरलिज्म की नीड नहीं है, कई और तरीके भी हो सकते हैं। और डी दिया गया ए एंड बी बोथ, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी फेडरलिज्म 2 कारणों से अपनाया जाता है, एक तो देश की एकता को बनाए रखने के लिए, दूसरा जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको अकोमोडेट करने के लिए। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन को देखते हैं। 7th हमारा क्वेश्चन दिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रेस्पेक्ट टू ए यूनिटरी गवर्नमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, किससे रिलेटेड, यूनिटरी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ऊपर हमने पहले बात की थी ना, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है इसका बिल्कुल अपोजिट होती है। ठीक, तो इसमें फर्स्ट दिया गया देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स वर्क अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है कि इसमें या तो एक ही लेवल होता है गवर्नमेंट का, और इसमें अगर दूसरा लेवल है, सब यूनिट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही हांजी करने के लिए होती है। ठीक, उनकी अपनी कोई पावर नहीं होती। सेकेंड है द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो प्रोविंशियल मतलब स्टेट गवर्नमेंट है उनको ऑर्डर पास कर सकती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी कोई पावर ही नहीं होती यहाँ पे। दैट्स ऑल्सो ट्रू। थर्ड दिया गया स्टेट गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सही है। स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अकाउंटेबल होती है, उनको जवाब देना होता है, उनको उनके अंडर में वर्क करती है। दैट्स ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन है द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट गवर्नमेंट की पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि आपके पावर्स रहेगी। तो ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की अपनी कोई पावर नहीं होती। तो डी है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट है, वो रॉन्ग है। ठीक, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर होती नहीं वहाँ पर। ठीक, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 8th, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ओरिजिनली प्रोवाइडेड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली कितने टीयर दिए, कितने टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, कितने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, उसकी बात करेंगे। फर्स्ट है उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए 2 टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें। सेकंड है 3 टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में।
थर्ड है सिंगल टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया अ 4 टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 2 टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दिया गया, दो ही टाइप के गवर्नमेंट की बात की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद हमने थर्ड टीयर को लेकर के आए थे, वो था लोकल गवर्नमेंट, बाद में लेकर के आए थे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई थी। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, नाइन्थ क्वेश्चन को देखते हैं। नाइन्थ आपका क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर। इसमें से कौन सा है होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक, पहला नहीं है ये देखना है, फिर आपको समझना है होल्डिंग टुगेदर कौन से होते हैं। कमिंग टुगेदर यानी कि जो देश अलग अलग आज़ाद थे, पास आकर के एक बड़ी यूनिट बना ली। होल्डिंग टुगेदर एक बड़ा देश था, उसने अपने आप को डिवाइड कर लिया स्टेट्स में, जैसे इंडिया ने किया। तो इसमें से एक कंट्री ऐसी है जो होल्डिंग टुगेदर में नहीं आती। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंडिया, ये होल्डिंग टुगेदर में आता है। ओके, स्पेन दैट्स ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर। बेल्जियम भी ऐसा ही कुछ है। स्विट्जरलैंड है वो कमिंग टुगेदर नेशन है। ओके, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड किस में आएगा, कमिंग टुगेदर में। अलग छोटे छोटे देश थे, उन्होंने मिलकर के एक और छोटा सा देश बना लिया जो उनसे थोड़ा बड़ा था, स्विट्जरलैंड। 10th हमारा क्वेश्चन रहेगा। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर। इसमें से कौन सा है जो कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक, तो इसमें इंडिया तो होल्डिंग टुगेदर में था, अभी हमने बात की है कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि अलग अलग देश थे ये आज़ाद, उसके बाद वो स्टेट्स बन गए हमारे, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पर इंडिया ऑप्शन दिया गया, किस में आएगा, कमिंग टुगेदर में नहीं आएगा। यूएसए ये कमिंग टुगेदर में है, स्विट्जरलैंड कमिंग टुगेदर में, ऑस्ट्रेलिया दैट्स ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। इंडिया किसका एग्जाम्पल है, होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन। 11th जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 11th क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 क्या था वो थोड़ा सा मैं बता दूं कि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है। दैट वाज द 73rd अमेंडमेंट था। अमेंडमेंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करना, उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक, और उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था, जो लोकल गवर्नमेंट है उसको पावरफुल बनाना, उसके लिए किया गया था। अब इसमें बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में काफ़ी सारे चेंज किए थे, उसमें से एक जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, कि ऐसा हुआ नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन है 1/4 ऑफ द पोस्ट आर रिजर्व फॉर वीमेन। वीमेन के लिए 1/4 पोस्ट वो रिजर्व की गई थी, ये तो सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि 1/4 नहीं थी बल्कि 1/3 थी, 33% थी। ओके, तो ये रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन को देखिए, देयर शुड बी रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडी के रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए 5 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स के बाद होने ही होंगे। ओके, ये तो करेक्ट है। थर्ड दिया गया, रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड OBC इन द लोकल गवर्नमेंट, दैट्स ऑल्सो ट्रू, ये भी करेक्ट है। और फोर्थ ऑप्शन है द स्टेट इलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट दीज इलेक्शन, कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के लिए एक नई अथॉरिटी बनाई गई, एक नया इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो वो भी करेक्ट है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे 1/4 दिया गया जबकि ये होना चाहिए 1/3, यानी कि 33% जो सीट्स है वो रिजर्व की गई वीमेन के लिए। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द 12th क्वेश्चन। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन है, हु हैंडल्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंटायर डिस्ट्रिक्ट। एंटायर जो डिस्ट्रिक्ट होती है, पूरी डिस्ट्रिक्ट होती है, उसके हेड कौन होते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को कौन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है सरपंच, सेकेंड ऑप्शन है मेयर, थर्ड ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि DM, और द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि DC, और फोर्थ है सेशन जज। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, DM या फिर DC। कुछ स्टेट्स में DM होते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, और कुछ में DC होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के मुखिया होते हैं। ओके, यानी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th को देखते हैं। 13th आपका क्वेश्चन दिया गया, विच वन कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट इन इंडिया। इसमें से क्या है जो स्टेट लिस्ट में आएगा। अब ये स्टेट लिस्ट क्या है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी गई, पहली यूनियन लिस्ट, दूसरी आपकी स्टेट लिस्ट, तीसरी आपकी कंकरेंट लिस्ट, उसके बाद एक और लिस्ट होगी +1, वो होगी आपकी रेजिड्यूरी लिस्ट। ठीक, अब जो यूनियन लिस्ट है उसमें जितने भी सब्जेक्ट दिए गए, सब्जेक्ट आपकी हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस की बात नहीं करें, सब्जेक्ट मतलब जो टॉपिक हो गए, ठीक, एक तरीके से जिनके ऊपर कानून बनाया जाता है। तो इसमें जितने वो टॉपिक दिए गए उनके ऊपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, लॉज बनाती है। ठीक, कौन, ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट। जैसे डिफेंस हो गया, जैसे करेंसी हो गया, बैंकिंग हो गया। ओके, जो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे आएंगे यूनियन लिस्ट में।
स्टेट लिस्ट में आते हैं वो जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, उनके ऊपर केवल स्टेट गवर्नमेंट है वो कानून बनाती है। कंकरेंट लिस्ट में आती हैं जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इसके ऊपर लॉज बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर या मैम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्लास टीचर आपकी क्या है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, और मॉनिटर है वो आपके लोकल गवर्नमेंट है। अगर आपके प्रिंसिपल सर कहते हैं कि आपका एग्ज़ाम है वो क्लासरूम में होगा और आपके टीचर कहते हैं कि नहीं ग्राउंड में लेंगे, किसकी चलेगी, प्रिंसिपल सर की चलेगी। यानी दोनों डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन टकराव हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चलनी है। और उसके बाद चौथी जो लिस्ट है वो है रेजिडेरी लिस्ट। इसमें वो टॉपिक आ जाते हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आए, ठीक, छूट गए। जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं, साइबर लॉज हैं, ऑनलाइन ठगी होती है ना, तो वो उस वक्त क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कंप्यूटर ही नहीं थे, इंटरनेट भी नहीं थे, तो वो टॉपिक रह गए ना। अब वो किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, और इनके ऊपर जो लॉज है केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। चलिए, क्योंकि ये टॉपिक मैंने इसलिए क्लियर किया कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आप इसी से रिलेटेड आने वाले हैं। 13th हमारा क्वेश्चन है, विच वन कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट इन इंडिया। इसमें से कौन सा है जो स्टेट लिस्ट में आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है डिफेंस, सेकेंड ऑप्शन है करेंसी, थर्ड ऑप्शन है कम्युनिकेशन। ये तीनों ही नेशनल गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरे नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके किस में आएंगे, यूनियन लिस्ट में आएंगे। और पुलिस से ये आपके स्टेट लिस्ट में आ जाएगी, ठीक। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये स्टेट लिस्ट में आएगा। इसके ऊपर कानून कौन बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। 14th क्वेश्चन को देखते हैं। 14th आपका क्वेश्चन है, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज। रूरल जो लोकल गवर्नमेंट है उसको हम इस नाम से भी जानते हैं, कौन से नाम से, फर्स्ट जिला परिषद, सेकंड पंचायत समिति, थर्ड पंचायती राज, फोर्थ नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, इसको हम पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं, यानी कि रूरल लोकल गवर्नमेंट को। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 15th आपका क्वेश्चन दिया गया, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ 3 tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज। इसमें से कौन सा है जो पंचायती राज के 3 tier सिस्टम में शामिल नहीं है, कि उसमें 3 tier सिस्टम होते हैं, उसमें भी 3 टाइप की गवर्नमेंट होती है, ठीक, लोकल गवर्नमेंट में, रूरल लोकल गवर्नमेंट में। लेकिन एक इसमें से ऑप्शन है जो नहीं आता। फर्स्ट है म्यूनसिपैलिटीज़, सेकंड है ग्राम पंचायत, थर्ड दिया गया ब्लॉक कमेटी और ब्लॉक पंचायत कह सकते हैं, एंड डी दिया गया जिला परिषद, ठीक। तो इसमें ये तीनों है वो पंचायती राज में आएंगे, लोकल जो रूरल गवर्नमेंट है उसी में आते हैं। म्यूनसिपैलिटीज जो होती है वो शहरी में होती है, यानी कि अर्बन जो लोकल गवर्नमेंट है उसका एक पार्ट है। तो ये आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ये पंचायती राज सिस्टम में नहीं आता है, ठीक। ये आगे हम बात भी करेंगे, चैप्टर डिटेल में डिस्कस किया तो आपने समझा भी होगा कि ग्राम पंचायत कौन सी होती है और जो ब्लॉक पंचायत है वो कौन सी होती है और जिला परिषद कौन सी होती है। तो चैप्टर को पहले देख लीजिएगा ताकि आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ पे आए। उसके बाद हमारा 16th क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। 16th क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कॉल्ड। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी शहर में होते हैं आपके नगर निगम, हमारे दिल्ली में नगर निगम है ना, तो उसके हेड को क्या कहते हैं, हमें ये बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, मेयर, सेकंड है चेयरमैन, थर्ड है सेक्रेटरी, एंड फोर्थ ऑप्शन है हेड या फिर पंच कह सकते हैं, ठीक। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, मेयर कहा जाता है। ओके, जैसे थोड़े छोटे शहर होते हैं तो वहाँ पूरे शहर में एक ही वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, तो वहाँ एक ही मेयर होता है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में कई सारे मेयर है हमारे यहाँ, ठीक। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 17th हमारा क्वेश्चन रहेगा। 17th क्वेश्चन दिया गया, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इंक्लूड्स। जो पंचायती राज है उसमें क्या शामिल होता है। फर्स्ट है इसमें विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल शामिल होते हैं। इसमें विलेज होता है, उसके बाद ब्लॉक लेवल होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। सेकंड इसमें विलेज और स्टेट लेवल होता है, पहले विलेज लेवल उसके बाद स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है। थर्ड इसमें विलेज, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल तीनों आ जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन देगा, इसमें विलेज होता है, स्टेट होता है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा। इसमें 3 tier सिस्टम होता है, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है ना उसमें भी 3 tier सिस्टम होती है। पहले गांव बनता है, गांव के बाद 3 या 4 गांव को मिला करके ब्लॉक बन जाता है, और फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट की भी पंचायतें होती है, ठीक। ये आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद 18th आपका क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। 18th क्वेश्चन दिया गया, when power are taken away from the central government and state governments and given to the local governments it is called। कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर ले ली जाए और वो लेकर के किसको दे दी जाए, लोकल गवर्नमेंट को, तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट है उसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहेंगे, सेकंड उसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहेंगे, थर्ड उसे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर कहेंगे, एंड फोर्थ है उसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहेंगे, ठीक। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, उसे कहेंगे हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन होता है एक हाथ में इकट्ठा होना, और डिसेंट्रलाइजेशन
बिखर जाना। ओके, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर के बांटी जा रही है, किसको, लोकल गवर्नमेंट को दी जा रही है, तो ये आपका डिसेंट्रलाइजेशन रहेगा, करेक्ट आंसर डी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 19th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की जो लैंग्वेज पॉलिसी है उससे रिलेटेड हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है, उसको हमें चूज करना है। ठीक, करेक्ट इसमें से एक ही है। तो फर्स्ट है इंग्लिश इज आवर नेशनल लैंग्वेज, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सेकंड है सिटीजन्स आर फ्री टू चूज एनी लैंग्वेज एज द नेशनल लैंग्वेज, कि सिटीजन है किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम तो हर रोज़ एक नई लैंग्वेज को डिक्लेयर कर देंगे। फिर सी दिया गया हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, दैट्स ऑल्सो नॉट ट्रू। वैसे आप कई बार जैसे हिंदी दिवस पे आपने सुना होगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो ऐसा है नहीं एग्जैक्टली। डी दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिडंट डिक्लेयर एनी लैंग्वेज एज द नेशनल लैंग्वेज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये आपका डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि कोई एग्जैक्टली नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं इंडिया की। 22 लैंग्वेज शेड्यूल लैंग्वेज में आती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट है हमारा 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट, इसमें से कौन सा है यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। ठीक, यूनियन लिस्ट पता है ना, जिसके ऊपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वही कानून बना सकती है। तो इसमें से फॉरेन अफेयर्स है, सेकंड है करेंसी, थर्ड है बैंकिंग, फोर्थ है लॉ एंड ऑर्डर। तो ये तीनों है वो यूनियन लिस्ट में आते हैं, इनके ऊपर कानून केवल कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो लॉ एंड ऑर्डर है ये आ जाता है किसमें, कंकरेंट लिस्ट में, यानी कि दोनों ही इसके ऊपर कानून बना सकती है। तो ये डी आपका रहेगा, यानी कि हमें बताना है कि कौन सा यूनियन लिस्ट में नहीं है। ठीक, तो इसमें आपका डी है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। क्लियर, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 21st आपका क्वेश्चन है, हु हैज़ द पावर टू मेक एन एक्ट और लॉ ऑन द सब्जेक्ट गिवन इन द कंकरेंट लिस्ट, यानी कि कंकरेंट लिस्ट के ऊपर कानून कौन बना सकता है, उसमें जो सब्जेक्ट दिया गया है उसके ऊपर ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट, सेकंड है यूनियन गवर्नमेंट, थर्ड ऑप्शन है स्टेट एंड द यूनियन गवर्नमेंट, एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा स्टेट एंड द यूनियन, यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकते हैं। ओके, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन हो जाए, आपस में अगर टकराव हो जाए, तो जो स्टेट गवर्नमेंट की बजाय जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया वही लागू होगा। क्लियर, उसके बाद 22nd आपका क्वेश्चन दिया गया। 22nd क्वेश्चन को देखिए, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज बेल्जियम हैव एट प्रेजेंट, बेल्जियम में इस टाइम कौन से टाइप की गवर्नमेंट है। फर्स्ट है यूनिटी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, सेकंड डिक्टेटरशिप है वहाँ पर, थर्ड मोनार्कियल यानी कि राजा राजा खेल रहे हैं वो, फोर्थ है वहाँ पे फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, वहाँ पे फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन दे हैव द कम्युनिटी गवर्नमेंट टू, यानी कि थर्ड टाइप की भी गवर्नमेंट है। तो फेडरल गवर्नमेंट करेक्ट आंसर रहेगा डी। 23rd आपका क्वेश्चन है, 23rd है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ यूनिटरी गवर्नमेंट, इसमें से कौन सी कंट्री है जहाँ पे यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि वहाँ पर गवर्नमेंट का केवल एक ही लेवल है। फर्स्ट है श्रीलंका, सेकंड है बेल्जियम, थर्ड ऑप्शन है सेकंड है इंडिया, थर्ड ऑप्शन है बेल्जियम, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका अमेरिका। तो इसमें इंडिया, बेल्जियम, अमेरिका, यहाँ पे फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। श्रीलंका में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि वहाँ पे गवर्नमेंट का केवल एक ही लेवल है, क्योंकि छोटा सा देश है तो वहाँ स्टेट की नीड ही नहीं है, तो एक ही गवर्नमेंट से काम चल रहा है, तो वहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, 24th आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द हेड ऑफ द विलेज कोर्ट, विलेज के हेड को क्या कहा जाता है। ओके, गांव का जो मुखिया होता है, जो चुना जाता है, उसको क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सरपंच, सेकंड है पंच, थर्ड है आपका मेयर, एंड फोर्थ है काउंसलर। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा, उसको सरपंच कहा जाता है, हालांकि कुछ स्टेट्स में प्रधान भी कहा जाता है, चौधरी या प्रमुख भी कहा जाता है, लेकिन कॉमनली सरपंच कहा जाता है। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपका 25th क्वेश्चन दिया गया, द रेजिडरी पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, कि जो रेजिडरी पावर्स होती है, यानी कि तीन लिस्ट होगी हमारी, यूनियन लिस्ट प्लस स्टेट लिस्ट प्लस कंकरेंट लिस्ट, इन तीनों ही कंकरेंट, यूनियन और स्टेट लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट नहीं आता है, वो सब्जेक्ट चला जाएगा किस में, चौथी जो लिस्ट है रेजिडरी में। ठीक, अब इसके ऊपर कानून कौन बना सकता है ये हमें बताना है। ठीक, तो इसमें फर्स्ट है जो हमारी रेजिडरी पावर्स है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो किसके साथ होती है, विद द सेंटर, सेकंड ऑप्शन आपका विद द स्टेट, थर्ड है बोथ द सेंटर एंड द स्टेट, एंड डी नन ऑफ दिस। तो ये जो हमारा रेजिडरी पावर्स होती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक, ओनली द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट
और द यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट। तो इसमें ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द 26th क्वेश्चन को देखते हैं। 26th हमारा क्वेश्चन है पंचायती राज इज अ सब्जेक्ट ऑफ। पंचायती राज है कौन सी लिस्ट का सब्जेक्ट है? फर्स्ट है यूनियन लिस्ट में, सेकंड ये स्टेट लिस्ट में, थर्ड ये कंकरेंट लिस्ट में, एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा सेकंड, ये स्टेट लिस्ट में। ओके इसमें इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड प्री बोर्ड एग्जाम में रहेंगे 2 क्वेश्चन हो सकते हैं इस टाइप के रहे। तो इसमें अगर आपको एग्जैक्टली पता दैट्स ओके, नहीं पता है तो आपको ये देखना है कि अगर कोई टॉपिक नेशनल इंपॉर्टेंस का है तो यूनियन लिस्ट में रहेगा, पूरे देश के लिए जो इंपॉर्टेंट है। जो स्टेट के लिए, लोकल गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो रहेगा आपका स्टेट लिस्ट में, और जो दोनों गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपका रहेगा कंकरेंट लिस्ट में। और ऐसा टॉपिक जो नया है, लेटेस्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उस वक्त नहीं था, वो आपका आ जाएगा किसमें? रेजिडरी लिस्ट में। तो यहाँ पर जो पंचायती राज की बात की जा रही है तो वो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, लोकल गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो स्टेट लिस्ट में आएगा। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 27th, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन द कंकरेंट लिस्ट। इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो कंकरेंट लिस्ट में शामिल है? ठीक, यानी कंकरेंट लिस्ट का मतलब है कि बोथ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट में, जो इस लिस्ट में सब्जेक्ट होते हैं, उन पे दोनों ही गवर्नमेंट कानून बना सकती है। फर्स्ट है इसमें एग्रीकल्चर, सेकंड है इसमें पुलिस, थर्ड है इसमें डिफेंस। तो इसमें से जो एग्रीकल्चर और पुलिस है वो स्टेट लिस्ट में आ जाते हैं, डिफेंस है वो यूनियन लिस्ट में आ जाता है, एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इनके ऊपर दोनों ही गवर्नमेंट कानून बना सकती है। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 28th आपका क्वेश्चन रहेगा। 28th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द स्टेट लिस्ट। इसमें से कौन सा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, जो स्टेट लिस्ट में नहीं आता है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है जेल, सेकंड ऑप्शन है इरिगेशन, थर्ड ऑप्शन है डिफेंस, फोर्थ ऑप्शन है एग्रीकल्चर। तो इसमें जो डिफेंस है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है, तो ये यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में नहीं आता। तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 29th हमारा क्वेश्चन रहेगा हाउ डज द जुडिशरी एक्ट एज एन अम्पायर इन ए फेडरल नेशन। जो फेडरल नेशन होता है उसमें जो जुडिशरी होती है वो अंपायर का काम करती है। अंपायर क्या करता है? रूल्स को एक्सप्लेन करता है ना, कोई कन्फ्यूजन ना हो, कि कोई भी अगर कन्फ्यूजन होता है तो वो बताता है कि क्या करेक्ट है क्या नहीं। तो यहाँ पर कैसे करती है? तो 4 ऑप्शन है, हमें फाइंड आउट करना है कि किस लॉजिक से हम ऐसा कह सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जुडिशरी गवर्न्स द सेंटर एंड द स्टेट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके ऊपर सरकार चलाती है जुडिशरी। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। सेकंड है सेंटर एंड द जुडिशरी वर्क टुगेदर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो जुडिशरी है वो मिलकर के काम करते हैं, सरकार चलाते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक। थर्ड है कोर्ट कैन चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को कोर्ट चेंज कर सकता है, ऐसा भी सही नहीं है, जुडिशरी ऐसा नहीं कर सकती। डी दिया गया कोर्ट एक्सरसाइज पावर्स टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कि ये अंपायर की तरह कैसे काम करता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो उसको इंटरप्रेट कौन करेगा? जुडिशरी करेगी। वो बताएगी कि क्या है एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उसकी व्याख्या करेगी। जैसे अंपायर गेम में करता है कि वो रूल्स बताता है ना कि ये रूल ऐसे है, ऐसे होगा इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जुडिशरी है वो, या कोर्ट कह लीजिए, वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक, उसको व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो इसलिए उनको अंपायर कहा जाता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 30th आपका क्वेश्चन रहेगा। 30th आपका क्वेश्चन है यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आइटम्स गिवन इन द कॉलम ए एंड इन द कॉलम बी। यहाँ पे आपके देखिए कि 29 से लेकर के आगे तक 40 तक लगभग जो क्वेश्चन चलेंगे वो आपके CBSE के सिंपल क्वेश्चन पेपर में भी एज इट इज यही क्वेश्चन है, ठीक। उसमें देखिए कॉलम ए और कॉलम बी से हमें मैच करना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो IT है वो आपका रेजिडरी जो सब्जेक्ट है उसमें आता है, यानी कि 4th हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक। जो पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस जो है वो आपका स्टेट लिस्ट में आता है, यानी कि आपका 3rd हो जाएगा। एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, ओके, किस में आता है? कंकरेंट लिस्ट में आता है। डिफेंस है वो आपका यूनियन लिस्ट में आता है, 2nd। तो यह हो जाएगा 4312, 4312। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा? 4312, ये ए ऑप्शन में दिया गया है, ठीक। तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आपको क्या करना है, पहले जो सबसे ज़्यादा आप श्योर होते हो, सबसे ज़्यादा क्या आप श्योर होते हो, उस चीज़ को आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक। तो इससे आपका कन्फ्यूजन थोड़ा कम हो जाता है,
क्लियर। तो पहले सबसे ज़्यादा श्योर होते हैं ना, जैसे हम यहाँ पे है कि आईटी जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो कॉन्स्टिट्यूशन बना उस वक्त तो था ही नहीं, तो ये तो सीधा सीधा रेजिडरी लिस्ट में आएगा। उसके बाद हम बाकी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप एग्जाम में करते हो तो आप इसके आगे नंबरिंग कीजिए, ऐसे मैच मत कीजिए। ऐसे अगर मैच किया तो कन्फ्यूज हो जाते हो, हमारे 30-40 सेकेंड या वेस्ट चले जाते हैं, तो ये नहीं करना है। क्लियर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 31, 31वां हमारा प्रश्न है, सोनम इज अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सोनम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एग्जाम हो रहा है, उसमें वो अपीयर हो रही है, वो एग्जाम दे रही है, ठीक। इन हाउ मेनी लैंग्वेज एज मेंशन इन द 8th शेड्यूल कैन सी चूज टू टेक द एग्जाम। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में कुछ लैंग्वेज दी गई है, ठीक। तो कितनी लैंग्वेज दी गई जिनमें वो एग्जाम दे सकती है, क्योंकि 8th शेड्यूल में जितनी लैंग्वेज है उन सभी में सेंट्रल गवर्नमेंट का हम एग्जाम दे सकते हैं, ठीक। तो हमें क्या बताना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है को कितनी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकती है। उतनी लैंग्वेज होगी ना जितनी 8th शेड्यूल में दी गई है। शेड्यूल लिस्ट की बात की थी हमने ऊपर, तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है 18 लैंग्वेज, सेकंड है 21 लैंग्वेज, थर्ड है 22 लैंग्वेज, फोर्थ है डी 25 लैंग्वेज। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 22 लैंग्वेज जो शेड्यूल लैंग्वेज है उसमें वो एग्जाम दे सकती है, कोई मर्जी आप लैंग्वेज वो ले सकती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 32, 32वां, ये हमें दिया गया, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ असर्शन एंड द रीजन। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए, असर्शन दिया गया, उसके बाद उसका रीजन कारण दिया गया। अब हमें क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स को रीड करना है, उसके बाद सेलेक्ट करना है एप्रोप्रिएट ऑप्शन को, ठीक। ये भी आपके सिंपल क्वेश्चन पेपर है जो बोर्ड का है उसमें दिया गया है, एज इट इज क्वेश्चन दिया गया। इसमें असर्शन दिया गया यानी कि स्टेटमेंट है, ठीक, और नीचे उसका कारण दिया गया यानी कि वो एक्सप्लेनेशन है। क्लियर। तो इसमें पहला दिया गया, ईच स्टेट इन इंडिया कैन चूज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। हमें इंडिपेंडेंट देखना है, अलग अलग देखना है। पहले तो हमें देखना है कि क्या दोनों सही है या गलत है, उसके बाद हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे। यहाँ देखिए, ईच स्टेट इन इंडिया कैन चूज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सही है। हर स्टेट है वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर सकता है। पंजाब में पंजाबी है, तमिलनाडु में तेलुगु है, तमिलनाडु में तमिल है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, तेलंगाना में तेलुगु है, केरल में मलयालम है। अपनी अपनी उनकी स्टेट लैंग्वेज है, ठीक, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसमें वो वर्क कर सकते हैं, ठीक। ये करेक्ट हो गया ना। सेकंड रीजन देंगे, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। क्या ये करेक्ट है? ये भी करेक्ट है। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, सेक्युलर कंट्री है। अब दोनों देख लिया ना, दोनों करेक्ट है। अब हमें देखना है कि क्या ए को बी एक्सप्लेन करा है? बिल्कुल नहीं करा। ए और बी दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा हमारा बी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी कैसे होगा कि यहाँ पे बी में देखिए क्या दिया गया, ये बी तब देंगे जब बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ट्रू है ना, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर भी ऐसा किया गया, तो हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोनों ट्रू होते और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता तब हम ए चूज करते, ठीक। तो यहाँ पर हमारा बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रूव्स दैट इंडिया इज ए सेमी फेडरल स्टेट्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो ये प्रूव करता है कि इंडिया एक सेमी फेडरल स्टेट है, यानी कि पूरे तरीके से हम फेडरल कंट्री नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें बताते हैं कि आधी चीज़ें हमारे फेडरलिज्म वाली है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कमी है जिसे हम सेमी फेडरल अर्ध संघवाद कह सकते हैं। तो इसमें चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन है जो प्रूव करेंगे। फर्स्ट, सेंट्रल हैज़ मोर पावर्स। सेंटर हैज़ मोर पावर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, बिल्कुल सही बात है। रेजिडरी पावर्स आर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल ट्रू है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रेजिडरी पावर्स हैं, जो बची हुई जो पावर्स है उनके पास आती है। सेंटर एंड स्टेट हैज़ इक्वल पावर्स, ये तो ट्रू नहीं है। ओके, ऐसा तो नहीं है ना अपने इंडिया में दोनों की इक्वल पावर्स नहीं है। फोर्थ दिया गया, ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक करेंसी, रेलवे, सेंटर कैन मेक और कैन पास लॉज। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी कि हर वे से देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो ये क्या प्रूव करते हैं कि इंडिया इज ए सेमी फेडरल कंट्री। तो इसमें से हमारे कौन से हो गए? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, तो इसमें आप देखिए जो बी है आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है ये करेक्ट है, और ये प्रूव करते हैं कि इंडिया एक सेमी फेडरल कंट्री है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया उसको देखिए, 34th आपका क्वेश्चन दिया गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसमें से फेडरलिज्म से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, ठीक, उसमें जो करेक्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया
कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे संविधान ने हमारे देश को यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया, राज्यों का संघ बनाया। सही बात है। सेकंड है द शेयरिंग ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर को डिवाइड किया, ये भी ठीक है। थर्ड दिया गया इट इज़ ईजी टू चेंज द सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का यानी कि जो पावर है आपस में उनके सिस्टम को चेंज करना बड़ा आसान सा है। ये सही नहीं है, आसान नहीं है, बिकॉज बोथ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट कैन चेंज दीज, जो भी ये प्रोविजंस दिए गए उनको दोनों मिलकर के चेंज कर सकते हैं, अकेले चेंज नहीं कर सकते, और वो भी इतना ईजी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा थर्ड ट्रू नहीं है। फोर्थ है पार्लियामेंट इटसेल्फ कैन मेक चेंजेस इन दिस सिस्टम। पार्लियामेंट है वो इस सिस्टम में चेंज कर सकती है, ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि अकेली पार्लियामेंट नहीं कर सकती, जो स्टेट असेंबली है उनको भी इंक्लूड करना होगा, तब जाकर के चेंज हो पाएगा ये फेडरल सिस्टम। ठीक, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड है वो फेडरलिज्म के फीचर है, यानी कि वो ट्रू है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसमें दिया गया फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि ये आपका ट्रू है, करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम हिंदी हाउ मेनी लैंग्वेज हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ शेड्यूल लैंग्वेज। यहाँ पे देखिए इस टाइप का एक ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, और हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आई, हो सकता है ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो जाए। इसमें पूछा गया कि हिंदी के अलावा कितनी लैंग्वेज है वो शेड्यूल लैंग्वेज में शामिल है। ठीक, जैसे हिंदी मीडियम का जब हमने ये क्वेश्चंस डाले थे तो उस वक्त भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का आए थे, सर ऊपर तो आपने 22 बताया, यहाँ पे 21 बोल दिया, कैसे। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट है 20, सेकंड है 21, थर्ड है 22 एंड फोर्थ है आपका D 23। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा 21, क्योंकि यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम हिंदी पूछा गया, हिंदी को छोड़ करके पूछा गया, हिंदी के अलावा पूछा गया कि हिंदी के अलावा कितनी लैंग्वेज है शेड्यूल लैंग्वेज में। तो हिंदी के अलावा तो 21 रह गए ना, 21 रह गई, क्योंकि हिंदी को इंक्लूड करेंगे तब 22 हो गई। ओके, तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 36 आपका क्वेश्चन रहेगा। 36 आपका क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द पंचायती राज हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था या उसको पावरफुल किया गया था। ठीक, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 73rd अमेंडमेंट, सेकंड है 94th अमेंडमेंट, थर्ड है 72nd अमेंडमेंट एंड फोर्थ डी दिया गया 75th अमेंडमेंट। तो 1992 में जो अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें लोकल गवर्नमेंट को काफ़ी सारी पावर दी गई थी, उसको इफेक्टिव बनाया गया था, वो था 73rd अमेंडमेंट। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया, दैट इज द 37th। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ इट्स ओन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन सा स्टेट है जिसके पास अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन हैड, मतलब होता था, ठीक, अब नहीं है, होता था। विच हैज़ नाउ एंडेड दिस प्रोविजन, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है, पहले अलग कॉन्स्टिट्यूशन था एक स्टेट का। इसमें ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट जम्मू कश्मीर, सेकंड है केरला, थर्ड इज़ द पंजाब एंड फोर्थ वन इज़ द तमिलनाडु। करेक्ट आंसर आपका रहेगा ई, जम्मू कश्मीर। उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता था, जो कि अब नहीं है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर इज़ नॉट ए स्टेट, अब वहाँ पर 2 यूनियन टेरिटरीज है, जम्मू एंड कश्मीर एंड द लद्दाख। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 38th क्वेश्चन को देखिए। 38th क्वेश्चन है, विच आर द लिस्ट्स मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन सी लिस्ट है जो मेंशन की गई। फर्स्ट है यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट, थर्ड है कंकरेंट लिस्ट एंड डी ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी ये थर्ड जो 3 लिस्ट है, ऑल लिस्ट है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया 39th। विच कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फॉर्म्ड ऑन द मेथड ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें से कौन से देश है जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल है, यानी कि अलग अलग इंडिपेंडेंट नेशन थे, वो साथ में मिलकर के एक बिगर लार्जर यूनिट बना लिए। फर्स्ट ऑप्शन है यूएसए, सेकंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये तीनों ही एग्जाम्पल कमिंग टुगेदर फेडरेशन के हैं। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपका 40th क्वेश्चन है, इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया विच इज़ द सेकेंड हाइएस्ट इन प्रोपोर्शन ऑफ स्पीकर्स आफ्टर हिंदी। इंडिया की जो शेड्यूल लैंग्वेज है उसमें दी गई 22 लैंग्वेज, उसमें से सबसे ज़्यादा जो बोलने वाले हैं वो है हिंदी स्पीकर। 40% के आसपास लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं इंडिया में। ठीक, हिंदी बोलते नहीं बल्कि मदर टंग है उनकी। बोलने की बात करें तो अभी इंडिया का शायद कोई कोना नहीं बचा जिसमें हिंदी बोली या समझी ना जाती हो, लेकिन 40% जो लोग हैं जिनकी मदर टंग हिंदी है। अब इसमें बताना है कि हिंदी के बाद कौन सी हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ स्पीकर्स लैंग्वेज है, यानी कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली
भाषा कौन सी है हमें बताना है। तो ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट है तेलुगु, सेकंड है तमिल, थर्ड है बंगाली एंड फोर्थ है आपका उर्दू। करेक्ट आंसर आपका रह जाएगा, वो रहेगा बंगाली। नियर अबाउट 8% के आसपास लोग हैं वो बंगाली लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक, तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 41st आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 41। इन विच ऑफ स्टेट्स और विच ऑफ दीज कंट्रीज, नॉट द स्टेट्स, इन विच ऑफ दीज कंट्रीज यूनिटरी गवर्नमेंट्स इज और आर फाउंड। इनमें से कौन से देश में, या सभी देश भी हो सकते हैं या दो देश भी हो सकते हैं, जिनमें यूनिटरी गवर्नमेंट है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। यूनिटरी मतलब जहाँ पर एक ही लेवल है गवर्नमेंट का। तो इसमें फर्स्ट है इंग्लैंड, सेकंड है जापान, थर्ड है चाइना एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द वो। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा। इंग्लैंड, जापान और चाइना तीनों में ही यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक ही लेवल है गवर्नमेंट का। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 42nd। 42 नंबर आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी पोस्ट हैव बीन रिजर्व फॉर वीमेन इन पंचायती राज। पंचायती राज में वीमेन के लिए कितनी पोस्ट है वो रिजर्व की गई है। ओके, कितनी सीट है वो रिजर्व की गई है। फर्स्ट ऑप्शन है हाफ 50%, सेकंड है 75%, थर्ड 1/3 यानी कि 33%, डी है नन ऑफ द वो। इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी, 33% जो सीट्स है वो महिलाओं के लिए, वीमेन के लिए रिजर्व की गई लोकल गवर्नमेंट पे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 43rd आपका क्वेश्चन रहेगा, हु गवर्न्स द यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनके ऊपर शासन कौन करता है, कौन गवर्न करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को कौन देखता है। फर्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट, सेकंड है कम्युनिटी गवर्नमेंट, थर्ड है यूनियन गवर्नमेंट, डी दिया गया नन। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, वो रहेगा सी, यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यूनियन टेरिटरीज को देखती है, ठीक, गवर्न करती है। 44th आपका क्वेश्चन रहेगा, 44th दैट इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। नेम अ कंट्री विच डजंट हैव फेडरलिज्म। हमें इनमें से एक कंट्री को आइडेंटिफाई करना है जहां पर फेडरलिज्म नहीं है। ठीक, फर्स्ट वन इंडिया, करेक्ट है, यहाँ फेडरलिज्म है। स्विट्जरलैंड, यहाँ भी फेडरलिज्म है। अमेरिका इज ऑल्सो हैविंग द फेडरलिज्म। चाइना में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, चाइना। नाउ लेट्स मूव टू द 45th क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। क्वेश्चन दिया गया, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडियन यूनियन एट प्रेजेंट। अभी हमारे देश में कितने स्टेट है, कितने राज्य हैं और कितनी यूटीज़ है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट है 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज है। सेकंड ऑप्शन है 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। थर्ड ऑप्शन है 29 स्टेट्स और 9 यूटीज़ हैं। फोर्थ ऑप्शन है 29 स्टेट्स एंड 7 यूटीज़ हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा ये आप फाइंड आउट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक, कमेंट सेक्शन में आपको ऑप्शन यहाँ पे डालना है कि आपका ABCD कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आपने चैप्टर को ठीक से समझा तो आई डोंट थिंक सो दैट कि ये आपको डिफ़िकल्ट लगे होगा, आपको लगेगा इतना ईजी। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए थे कि सर ये तो क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाते हैं। ईजी हो जाते हैं क्योंकि आपने चैप्टर को किया है, क्योंकि आपने चैप्टर को समझा है, और क्योंकि आपने इन वीडियोज़ को पहले देखा, कंसेप्ट को समझा है, तो आपको ये सब कुछ ईजी लगेगा। अगर आपने इन्हीं चैप्टर्स को डिटेल में नहीं समझा है तो आपकी जो सोशल साइंस है, चाहे वो प्री बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी पूरी सोशल साइंस है वो फर्स्ट टर्म की 7 से 8 घंटे में हो सकती है। यानी कि 1 डे इज़ इनफ फॉर द सोशल साइंस, एक दिन का खेल है सारा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पर क्लास 10 सोशल साइंस का जीनियस बैच मिलेगा। उसमें आप चैप्टर वाइज जो वीडियोज़ है, डिटेल्स हमने डिस्कस किया है ईजी लैंग्वेज में नोट्स के साथ, तो उनको आप देख लीजिए। जैसे आपके चैप्टर्स बात करें हम पोल साइंस की, तो दोनों चैप्टर आपके 2 घंटे से पहले निपट जाते हैं। इको के दोनों चैप्टर वो लगभग 2 आवर्स में निपट रहे हैं। अगर हम बात करें आपके जियो के दोनों चैप्टर की, तो वो थोड़े से लेंथी होंगे, नियर अबाउट 3 आवर्स में निपट जाते हैं। 4 + 3 आपके 7 आवर्स हो गए। और आपका जो हिस्ट्री का चैप्टर है, इसके 2 पार्ट्स हमने बनाए, ये लगभग 2 घंटे ले गए। तो बस हो गया, खेल सारा ख़त्म। तो इस बार आपके पास मौका है, चौका लगाइए, मौका है, आप 100% स्कोर कर सकते हो सोशल साइंस में। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा उसके लिए मैथ वर्क अच्छे से तैयार होना चाहिए। मैथ वर्क भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा क्लास 10 सोशल साइंस मैथ वर्क में। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आपका टर्म 1 का बोर्ड का एक क्वेश्चन पेपर, उसके बाद एक और लेकर के आएंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन पेपर आपको विद इन 1 और 2 डेज हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।